तो इसी में पोटेंशियल एनर्जी के कि इसकी एनर्जी ऑफ शेल कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यू स्क्वायर बाय 8πε0r। कैपेसिटर से मैं याद रखता हूँ इसको। और इसकी सेल्फ एनर्जी बड़ी गंदी थी, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। आर डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा, एनर्जी में क्यू पे स्क्वायर आ रहा है। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी इंटीग्रेशन, इससे हमेशा आंसर आएगा। मैग्नेटिक में बस बी स्क्वायर बाय म्यू 0। 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय, ये किसकी थी? ये सॉलिड अगर सॉलिड होता तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती स्टोर? सॉलिड है, किसी भी आर पे भी पूछ सकते हैं। एनर्जी तो वॉल्यूम में पूछेंगे ना किसी में, हाँ तो इंटीग्रेशन करके निकालो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में पूछा है तो। ठीक है ना? ठीक। और जहां तक लाइन वाले चार्ज के हैं, एनर्जी के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बता सकता हूँ। इसका पोटेंशियल आया कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आया k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर या 2g लैम्डा बाय आर, सिमिलरिटी है। पोटेंशियल अगर देखें तो इसका कितना आया, 2k लैम्डा लॉग r2 बाय r1, लेकिन पोटेंशियल नहीं है, ये डेल्टा है। किसका ज्यादा है, ए का या बी का? ये जो लिखा है VA माइनस VB है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है तो का चढ़ जाओ। ए का पोटेंशियल ये माइनस ईबी याद है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, डायरेक्शन में जाने नेगेटिव आएगा। की। हाँ, ग्रेविटेशन में उल्टा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल हमेशा अंदर की तरफ होता है, उसकी एनर्जी भी नेगेटिव है। तो ये इसका पोटेंशियल आया। और तीसरा आया, अगर हमने एनर्जी पूछी होती किसी हिस्से में, तो एनर्जी किसी वॉल्यूम में पूछेंगे, जैसे मान लो पूछा है इस वॉल्यूम में एनर्जी कितनी, तो याद नहीं करना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट 2k लैम्डा बाय आर होल स्क्वायर इनटू डीवी। और डीवी निकालने के लिए हमें ये dx चाहिए, 2πr/d, तो ये x ले लें या r ले लें, तो ये आएगा 2πr/l dr। सरफेस एरिया इनटू वॉल्यूम कितना बनाए, 2πr/l dr। हाँ बिल्कुल सही है, dv लिखा, ये इंटीग्रेट कर दिया r1 से r2, निकाल लोगे। यही हम मैग्नेटिक एनर्जी में करेंगे, हर जगह इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या मैं कि एल और नहीं आ जाएगा? क्यों, तीनों तो हो गई लेंथ, एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ। एल और मतलब वो एल का फैक्टर नहीं आ जाएगा एल का फाइनली जब फैक्टर एनर्जी का ड्राइव कर लें? हाँ तो एल आएगा ना, ये एल गिवन होगा ना, या पर यूनिट लेंथ पूछा होगा तो L1 मान लेना। ठीक, हाँ चलो। तो इसमें बेसिकली ये है कि देखो, कंडक्टर वंडक्टर में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, कंडक्टर में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, वैसे मैंने देखे नहीं आते हुए, कि जैसे ये Q है, इसको हमने Q दिया तो पहला तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ क्या होगा, तो इस पे आएगा -q, इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कितना, Q+Q, और वो भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम है, 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा था। लाइंस परपेंडिकुलर थी। अब इनमें गॉसियन सरफेस वर्फेस पूछी जाएगी, तो अगर गॉसियन सरफेस ये ली, तो इस पे E डॉट ds की वैल्यू टोटल Q इनक्लोज्ड, इस पे गॉसियन सरफेस जीरो। तो जनरली कंडक्टर पे एक ये वैरायटी हो गई, ठीक है। दूसरी वैरायटी कंडक्टर के केस में ये हो गई कि स्फीयर पे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, कि ग्राउंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं और ये करते हैं, तो किससे क्या अंतर आता है। तो अगर हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, बाहर वाले को ग्राउंड करते हैं तो क्या होता है, अंदर वाले को करते हैं तो क्या होता है, ये तीन केसेस, ठीक है। और इसी में अगर हमने एक बाहर कोई चार्ज रख रखा है और इसको ग्राउंड कर रहे हैं तो क्या, पोटेंशियल जीरो कर देंगे। ये वैरायटी है क्वेश्चंस की, क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, Q अननोन मानेंगे और पोटेंशियल सेंटर का 0 कर देंगे, 0।
तो ये बनेगा के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू बाय आर इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू क्यू इंटू आर बाय एक्स का नेगेटिव। क्लियर? और इस पे अगर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और इसमें पूछा जाएगा S1 एलोन, क्या आंसर आएगा? S1 एलोन मतलब अकेला हमने क्लोज किया। आ गया समझ में? अंदर वाले के 0। S3 एलोन, तो यहाँ पे S1 एलोन पे अंदर वाले पे माइनस का Q2 आ जाएगा ना? भाई S2 का लिखा है आपने शायद। ये ओके S2 वो है, सॉरी मेरे S1 S2 पलट गए। ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, ये मेरा S3। चलो S1 एलोन को करने पे Q1 पूरा का पूरा Q2 में फ्लो हो गया और इस पे आ गया 0। क्लियर? बाहर वाला जब S2 हमने क्लोज किया तो पूरा फ्लो कर गया, इस पे आ गया -Q1, क्योंकि अंदर को तो हम बदल ही नहीं सकते ना। यहाँ बाहर पे Q1 और Q2 दोनों आ गए, और जब हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर चुके हैं, इसको ग्राउंड करें, तो इस बार हम Q2 नहीं बदल सकते, माइनस का Q2 आ लेकिन जाएगा। ये तो Q1 बदल सकते हैं, तो ये Q2 R1 बाय R2। ये समझ में आया? अरे हाँ, सोचो, तभी इसका वोल्टेज 0 हो पाएगा इस पॉइंट का, रेडियस के रेशो में। याद है तो ठीक है, नहीं तो Q अननोन लेके वोल्टेज 0 कर दो। सर दूसरा वाला S2 होगा ना? अब S2 S3 ठीक है, ये है। सर तो फिर जब अपन ने S2 को क्लोज किया था, मतलब यहाँ पे तो अपन रेडियस के रेशियो में डिवाइड करते हैं, लेकिन जब S2 को क्लोज किया था तो वो सीधे बाहर की तरफ पूरा का पूरा फ्लो हो गया था, उसमें अपन ने रेडियस के रेशियो में क्योंकि क्यों नहीं हमें divide इस पॉइंट का वोल्टेज 0 करना है ना, इस वाले में इसका 0 करना है, इस वाले में इसका 0 करना है। जब अच्छा, हम अंदर का इस करना पॉइंट पे मूव करेंगे तो दोनों के लिए बड़ी रेडियस यूज होगी, और जब हम समझ गए। इसका कैलकुलेट करेंगे तो एक के लिए छोटी, एक के लिए बड़ी यूज होगी। बड़ी हाँ सर समझ सर जब सॉलिड को कनेक्ट करेंगे तो सर पॉइंट गिवन होगा कि फर्क कहाँ ही नहीं पड़ता, कनेक्ट किया। सॉलिड कंडक्टर फर्क ही नहीं पड़ता ना, सॉलिड कंडक्टर भी सरफेस पे ही होता है चार्ज। हाँ कंडक्टर, हाँ ठीक है। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर अगर होता तुम्हारा, ये सॉलिड होता, इसको तुमने क्यू दिया होता, सेल बन तो ये जाएगा। पूरा का पूरा क्यू अपने आप बाउंड्री पे आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूसरा है कि एक सॉलिड जिसमें कैविटी होती है, और अगर मैंने इस पे क्यू अंदर दे रखा है, अब देखना इसका पहले वाले का पोटेंशियल क्या आएगा। KQ/R पोटेंशियल और ये कंडक्टर्स पोटेंशियल, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कंडक्टर की किस पॉइंट का है। लेकिन जब यहां कंडक्टर का पोटेंशियल निकालते, जरा ये देखते हैं ये क्या आता है। तो इस पे क्यू है, तो इस पे क्या आएगा? माइनस क्यू। इस वाले पे प्लस क्यू। ठीक है, तो हालांकि आंसर पे भले फर्क ना पड़े, क्योंकि पोटेंशियल निकालेंगे तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें। के क्यू बाय R2 R फाइनल माइनस के क्यू बाय R2 प्लस के क्यू बाय R2। ये समझ में आया? कौन सी रेडियस आई? बाहर वाली। तो कंडक्टर में अगर आता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। क्योंकि एनर्जी पूछी होती तो एक बहुत बड़ा अंतर आएगा दोनों में। इसकी एनर्जी यहाँ इकट्ठी है, लेकिन इसकी एनर्जी यहाँ भी है और यहाँ भी। सोचो, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है दोनों में। हाँ, इसमें दो कैपेसिटर टाइप बन जाएंगे। हाँ, जो भी सोच लो। चलो आ गया समझ में? जी सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कैविटी के अंदर कैसे? क्या कैविटी के अंदर सिर्फ क्यू का रोल आएगा? कैविटी के अंदर आया ना इस क्यू का रोल। हाँ, तो उसमें अगर कुछ होता तो फिर उसी का निकाल देंगे पोटेंशियल। क्या? हाँ, इसमें पूछा है तो पोटेंशियल अकेले इसका आएगा ना। पोटेंशियल का तो फोटो हम बना ही लेंगे ना यार। पोटेंशियल का फोटो अगर पूछा होता तो इसका ऐसा बनता।
ऐसा ऐसा ऐसा, ये आया समझ? हाँ और इसका पोटेंशियल का कांस्टेंट और फिर गिरेगा। आया यार? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जितना मैंने बताया लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ग्रेविटेशन में तो कुछ ऐसा है भी नहीं। और कौन सा था? रोटेशन रोटेशन एनर्जी वाला होता है। हाँ, इसमें कुछ फॉर्मूले जो नए आए हैं, एक सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 आए, ठीक है। ये प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। किसी भी कंडक्टर पे अगर हमने चार्ज दिया तो उस पर प्रेशर इतना आएगा, इसीलिए पॉइंटेड फेस पे प्रेशर ज्यादा होता है। क्लियर? इसीलिए यहाँ से कोरोना डिस्चार्ज होता है, क्योंकि प्रेशर सिग्मा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और सिग्मा 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो पॉइंटेड फेस पे प्रेशर काफी हाई है और वो भाग जाता है। और ये सॉलिड स्फीयर की एनर्जी। और कब कंडक्टर सॉलिड लिखा है तो ये मत लगा देना, कंडक्टर में तो सरफेस पे ही होगा, इंसुलेटेड सॉलिड जिसमें पूरे में चार्ज। अगर कंडक्टर लिखा है तो अभी भी हम KQ²/2R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, शेल वाला। चार्ज ड्रॉप्स के लिए भी यही यूज होगा ना, सॉलिड ड्रॉप्स इंसुलेटेड होते हैं ना। मर्क्यूरी ड्रॉप लिखे हैं, मर्क्यूरी ड्रॉप लिखी है तो ये कंडक्टर है। सर ये क्या लिखा है? अरे कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे तो भी वॉल इधर आएगा ना, लेकिन इंसुलेटर लिखा है जैसे ऑयल ड्रॉप, इसको चार्ज दोगे तो ये वॉल्यूम में आएगा। तो जब हम एनर्जी लिखेंगे ना तो अच्छा ठीक है। मर्क्यूरी ड्रॉप की एनर्जी लिखेंगे Q²/8π ओके सर, आगे। और इसकी 3Q²/20πε0। ये 3/5 वाली लिखा है। सर वैसे ये 3/5 का फैक्टर आया कैसे था, मतलब वो याद ही नहीं आ रहा। HCV से संपर्क करें, याद कर लो, HCV में सॉल्यूशन है। या तुम यहाँ इंटीग्रेशन निकाल लो, 12ε0 T² dV, पहले 0 से R निकालना और R से इन्फिनिटी निकालना, तो टोटल आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो और कौन सा टॉपिक था? यही तीनों थे ना सर। ग्रेविटेशन का rotation एक में क्वेश्चन देखो। मैंने भेजा था। रुको, क्या ग्रेविटेशन का? हाँ सर, एक क्वेश्चन भेजा, वो थोड़ा अच्छा था, क्या था? टेलीग्राम पे भेजा, कब भेजा? जस्ट अभी भेजे थे। चलो महासला क्वेश्चन था। इस सॉल्यूशन भेजा है मैंने ग्रुप पे, इसका नहीं भेजा तो पर्सनली भेजा। भेजा है इसका भेजा है। अरे कंपेरेबल डिस्टेंस था ना, तो अरे हम इसको हाँ, तो उल्टा न्यूटन थर्ड लॉ टाइप का लगा दिया कि इसके लिए तो हम सेंटर पे मान ही सकते हैं ना, इससे इस पे निकालते तो हम सेंटर पे मान सकते हैं। वही ऐसे ही आता है। ऐसे करते तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो हमने इसको 0.5 को सेंटर पर रख दिया और इसकी वजह से इस पे निकाल लिया। कैलकुलेशन तो सेम बनेंगे ना। हाँ सर। ऐसा था, इसीलिए हमने इसको 0.5 सेंटर पे मान लिया। इसमें कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा ना, तो लेंगे ना। अब इससे ये आया तो आंसर आएगा GM/r² + x² पे 3/2 × x आ गया ना इसके अंदर कंपोनेंट। cos थीटा ले चुके हैं, तभी तो ये x/1 एक्स्ट्रा आया, मतलब ये ऐसा बना। इस बड़े ऑब्जेक्ट को पॉइंट क्यों मान सकते, पहले आपने बताया। स्फीयर को माना ना पॉइंट, हमने रिंग को पॉइंट नहीं माना है। नहीं, स्फीयर को पॉइंट क्यों मान सकते हैं, क्योंकि उसमें सर जो अरे यार स्फीयर की वजह से तुम इस पे आंसर निकालते, इस पॉइंट मास पे क्या करते बताना जरा। स्फीयर की वजह से पॉइंट पे तो इसका आंसर ये नहीं आता। आता तो ये रिंग बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है। हाँ तो हर पॉइंट के लिए ऐसा आता। हाँ सर। और उन सभी पॉइंट को हम लेते तो ऐसे इंटीग्रेशन बनता। अब समझ गया, उसी को हमने उल्टा सोच लिया। अच्छा सर, मैग्नीट्यूड तो सेम आएंगे ना। सर तो अपन ने स्फीयर को सेंटर ऑफ मास में मान लिया, तो ऐसा सिर्फ स्फीयर में कर सकते हैं ना? हाँ, सिर्फ स्फीयर में और कहीं।
इस पे मैं एक सेल में भी बताया था शायद आपको। हाँ, फिर क्योंकि अभी उसमें तो ये बताओ, हम दो सॉलिड स्फीयर में कैसे फॉर्मूला लगा लेते हैं, बताना जरा। ये फॉर्मूला कहाँ से लगा पाते हैं? इसके पीछे भी तो लॉजिक यही है। हम्म। चलो, कहाँ थे अपन? मैं क्या कौन सा रोटेशन में बता रहा था? रोटेशन एक थोड़ा चीज। रोटेशन देखो, रोटेशन में जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेटेज है उतना ही सर रिमेनिंग का एक बार weightage। कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया था क्या? अरे रुको, तुम पहले मेरी बात सुनो। ये दोनों का वेटेज आपस में बराबर है, तो जिसको रोटेशन नहीं आता ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो बन जाएगा। ऐसा है रोटेशन में, और ज्यादा ही आता है एमओआई। है ना? तो वेटेज तो इनके बराबर हो गए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम्हें बेहतर है फॉर्मूले याद हो, तो बाकी तो सबके याद होंगे। कौन का वैसे चांसेस कम है, हाफ एम आर कुछ भी बोल रहा है। 3/10 था कुछ पता नहीं। हॉलो का था 3/10 mr²। डिस्क से तो कम ही आएगा ना। वो हॉलो डिस्क कौन से हॉलो वाले कम का आएगा। हॉलो बोलो, का था ना। हॉलो हॉलो का बोल रहे हो? हॉलो तो हाफ डिस्क जैसा डिस्क है, हॉलो तो डिस्क है बिल्कुल। इसके बराबर चपटा कर दो इसको। हाँ हाफ एम आर²। हॉलो का ये है, सॉलिड का ये। और तीसरा जो नया टर्म ये था, ये मैंने दोनों साइड से दबा के देखो। इसको चपटा इसका कर मैंने दो। बताया था तुम लोगों को कि दो तरफ से पिचका के देख लो, तो 1/12 ml² प्लस 1/4 mr²। सॉलिड है, हाँ। घटना मत, क्योंकि हॉलो है तो बदल जाएंगी चीजें। वो डिस्क नहीं है, ये रिंग है। इवन हॉलो है और यहाँ से निकाल रहे हैं, 1/3 और भी 1/3 तो क्या बनेगा? 1/3 1/3 ml², 1/12 ml। Hence proved। सेंटर ऑफ मास से कर दो। आया समझ में? एक बार रेडियस 0 सोच लो, एक बार लेंथ 0 सोच लो, दो आंसर बनेंगे, दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। ये सिर्फ सिलेंडर में काम करता है, हर जगह मत करना। क्यूब में लेंथ में क्या? क्यूब में भी सेम ऐसा बना था। एक मिनट, ये बताओ क्यूब कहाँ से आ गया भाई? क्यूब बहुत खतरनाक है। क्यूब की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्यूब की बहुत ही स्पेशल, सिलेबस में नहीं है जो प्रॉपर्टी, लेकिन मैं बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग। क्यूब की प्रॉपर्टी ये है, अरे यार ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, हो गया। ये थीटा से जो सेंटर से पास हो रही है ना एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये था पिछले साल का। ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम आंसर क्या करते हैं, इसका निकालना था तो इसकी बजाय हम इसका निकाल लें, तो इसके लिए स्क्वायर प्लेट बन जाएगी। तो दिस इज सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, और स्क्वायर प्लेट का आंसर क्या आएगा? तो स्क्वायर प्लेट का आंसर इस एक्सिस के अबाउट, तो हम एक एक्सिस ये दोनों को जोड़ दें। 1/6 इसका 1/12 ma², 1/12 ma² दोनों को जोड़ दो, तो 1/6 ml²। ये डीसीटी में था सर? नहीं था, मुझे नहीं लगता है। स्क्वायर के लिए था, वो स्क्वायर टॉप के व्यू सेंटर से ऐसा दिया होगा, था। क्योंकि ये कैसे प्रूव करोगे कि तुम, नहीं होता ये ऐसे प्रूव कि ये हर एंगल हर उसके अबाउट बराबर आएगी। स्क्वायर के लिए था। क्योंकि 3D है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो काम करेगी नहीं। हाँ वही। तो क्या होता है, इसमें सबको चपटा कर देते हैं, इसको एक प्लेट मान लेते हैं, और प्लेट का अगर ए और बी है और इस एक्सिस के अबाउट है, तो प्लेट के लिए तो हम कर ही सकते हैं ना, 1/12 ma² प्लस b²। हाँ। तो बहुत ही स्पेसिफिक है, कौन का आंसर किसी के भी अबाउट सेम आता है, बशर्ते वो सेंटर से पास हो रही। इसको तुम चाहो तो अगर एनालॉजी समझना है तो इसकी ऐसे समझ सकते हो, हालांकि है नहीं एनालॉगस, इसका आंसर आई थीटा इंडिपेंडेंट आता है। सही बात है। हाँ, हाफ आएगा, उसको इधर से इधर पलट देंगे। हाफ आएगा, सर आपने वो डायमीटर के वाला लिया। ठीक है, क्योंकि थीटा पे ये डिपेंड ही नहीं करता। वजह, इसको आधा इधर कंप्लीट करो तो दोनों का आंसर सेम होगा, और दोनों का आंसर मिला के 1/4 2m r² होगा, और उसका आधा करोगे
तो जैसा इसमें थीटा पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता, एक और में नहीं करता, स्क्वायर प्लेट में, ये तो क्वेश्चन नहीं था करे। DCT में। ये था। ये वाला था। इसका भी आई थीटा डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या बनेगा 1/6 1/12 स्क्वायर। मान लो बस इसके अबाउट बोलना है जरा, एक ही टर्म तो आएगा, आएगा एक ही रॉड बनेगी ना ये। हाँ एक रॉड बनी। वो तो 1/6 आता कब, जब इस एक्सिस के अबाउट होता। हाँ इसके z about। एक्सिस पर। हाँ एक ही क्वेश्चन आएगा, अब तुम चाहे उसमें स्टाइल मार लो चाहे तुम अच्छे से कर लो। सर याद आ हाफ गया? बॉडीज में सब में सेम होता है ना? हाँ half हाफ body। बॉडीज में, हाँ जैसे ये है ना रिंग, रिंग का स्केयर 1/2। हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर 2/5 है ना। चलो तो उम्मीद है गलती नहीं करोगे। पैराबोला पप्पू पैराबोला के नहीं याद करने, इतना भी नहीं हम याद करेंगे, पैराबोला याद कर लेंगे। ठीक, अब दूसरे पार्ट में बचा हुआ पूरा रोटेशन फॉर्मूले आ जाते हैं किसके, सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास के काय के फॉर्मूले एक बार आया था, आर्क का जनरल फॉर्मूला बताना है थीटा पे जो सेंटर ऑफ मास होगा। अभी बताया था मैंने कुछ ही दिन पहले रे, 2r sin थीटा by 2 upon theta। 2r sin थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2। ऐसा कहाँ पे आया? वो शीट में पेपर में ये तो क्लास में इंटीग्रेशन करके निकाल लो ना यार अगर आ रहा है तो। हाँ देखो हाँ, मैं तो इसके साथ रिकमेंड करूंगा वेरीफाई करना भी। एक 2 एक्स्ट्रा लगा दिया। हाँ 2 एक्स्ट्रा लगा दी, इसीलिए तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो थीटा इक्वल टू पाई पे देखो, पाई पे नीचे पाई बाय 2 बनेगा, ऊपर बनेगा r sin 90। इसका मतलब 2 ऑलरेडी कंपनी से आ गया है तो हमने 2 हटा दिया। थीटा टेंड्स टू 0 और थीटा टेंड्स टू 0 पे 1 आना चाहिए, क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 पे ये पॉइंट मास आ जाएगा। सोचो आ रहा है। इसकी वैल्यू r आनी चाहिए। बस थीटा बाय 2 है कि थीटा है वो तुम ये इससे वेरीफाई करो। ठीक, चलो तो सीख गए। और क्या, और अगर इसी में अगर डिस्क का इसका आ गया आर्क बना के प्रूफ कर लेंगे। क्यों करेंगे, हमारे पास तो जुगाड़ है ना। नहीं लगाए जुगाड़, ट्रायंगल तोड़ दिए। आ गया आंसर। हाँ हाँ यस सर। क्योंकि वही आर्क बना के, लेकिन प्रूव क्यों करेंगे, हमने अभी तो याद कर लिया ना ऊपर। हो गया। ठीक है, चलो अब बचे हुए में प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, मोस्ट प्रोबेबल ये पार्ट, जिसमें भी इंपल्स वाले नहीं बेसिक वाले आएंगे। अब बेसिक में मैं सिर्फ वैरायटी दिखा देता हूं। पहली वैरायटी जब रोलिंग चालू हो जाएगी, पहली वैरायटी, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। याद आया कुछ, मतलब कब रोलिंग चालू हो जाएगी ये वाला क्वेश्चन। तो पहले कितना था, mvr माइनस आई ओमेगा v बाय 2r। अब कितना है, mvr प्लस आई v बाय r। निकल आया भी। अब इसी में पूछा होता कब रोलिंग चालू हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय म्यू जी। नहीं आया समझ में, आगे आगे है ना। वैसे फ्रिक्शन समझ में आ रहा है पीछे, और पूरा लगेगा जब तक कि ये है व्हेन रोलिंग बिगिंस। लॉस पूछा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, निकाल लोगे। जी सर। और ग्राफ पूछा होता, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, तो वेलोसिटी v नॉट से इस फिगर में कम हो रही है, ओमेगा नेगेटिव से बढ़ रहा है। क्लियर, ओमेगा पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव।
ये पहला क्वेश्चन कि अगर ग्राउंड पे रोलिंग की कंडीशन निकालनी है और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर दो, इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, बता दो। चलो दूसरा पार्ट इसी में था एंगुलर मोमेंटम में, इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला, ये बहुत पूछते हैं। इसी में एक ग्रुप बना देते हैं और बॉल आगे की तरफ जाती है, ये तो आया क्वेश्चन है ना। फाइनल वेलोसिटी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या फिर ये ओमेगा नॉट है, ये इसका उल्टी तरफ ओमेगा है, और फाइनली कॉमन आ गया। कर लोगे? यस सर। है ना। इसी में इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन, ये इस पे स्टिक कर गया, फाइनली कॉमन आ गया, समझ में? MV2 और बराबर में भी कंजर्व कर देंगे एंगल। हाँ, ये रॉड है, एक रॉड ऐसे आ रही थी V से और जाके रॉड चिपक गई, तो ये रॉड हो गई। छूट जाएगा आराम से। हमने तो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा इसका, mv3l/2 आएगा। अब कितना आएगा, 1/12 2m 2l स्क्वायर ओमेगा। लास्ट वाला सोच पाए क्या था क्वेश्चन? जी सर। L+12/2। क्योंकि ये प्योर ट्रांसलेशन है, तो प्योर ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है MVR। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L और L/2, वो L/2 होगा, समझ गए? फीलिंग संदा लगा लो। ये 1/12 क्यों है? 1/3 नहीं आएगा? 1/3 लो, खुश। और ऐसे इसमें निकालना है, तो फाइनली ये दोनों चिपक गए और इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर? जी सर। तो ये एनालॉजी बिल्कुल, हाँ, वो L है ना उन दोनों के बीच इसके का। अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना। अच्छा ठीक है, तो L ये और लेंथ भी L है, अंडरस्टूड है, तो अंदाजा लगा, तो ये L/2 थी। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी, जहां क्या होगा कि आप इनिशियल फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पा रहे हो, ओमेगा निकाल पा रहे हो, और वर्क एनर्जी थ्योरम से आप चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहीं कहीं वो एनर्जी कोलिजन में लॉस हो जाएगी, जैसे इसमें जब हम सॉल्व करते तो एनर्जी फ्रिक्शन में चली जाएगी, मानते हो? जी सर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन है, इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ही इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से, इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दरअसल इसकी ये वाली स्पीड देगा। ये फील आया? इसमें दरअसल क्या होगा कि ओमेगा जो कम होगा, एनर्जी लॉस होगी, वो इसकी ट्रांसलेशनल स्पीड में चली जाएगी। और ट्रांसलेशनल स्पीड एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सोचो क्यों? उसी से पास हो रहा है, एक्सिस के अबाउट ही पास हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। एक्चुअली इन दोनों क्वेश्चन में ये होगा कि इसके पास इस तरफ स्पीड आना चालू हो जाएगी, तो जो लॉस इन एनर्जी आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का लॉस, वो हाफ mv स्क्वायर में दिखाई देगा। क्लियर? जी सर। यस। तो एनालॉजी देख लो चाहो तो, इसकी एनालॉजी, इसकी इसमें वर्क कौन करेगा? इसकी एनालॉजी ये है। अब इसमें जब आप मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए जाओगे तो लॉस तो होगा, वो लॉस कहाँ चला गया? स्प्रिंग के अंदर, बस वही स्प्रिंग यहाँ आ गई। या इसका बेहतर एनालॉजी ये थी, अगर हम बेहतर एनालॉजी देखें, सर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन वर्क कर रहा है। ये वेलोसिटी v है, फाइनली ये ऐसा बन गया, कॉमन वेलोसिटी आ गई, तो इनमें जो लॉस हुआ वो कहाँ चला गया? इसके वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है, इसमें तो लॉस है ही नहीं, इनमें लॉस फ्रिक्शन में चला गया, इसमें लॉस कोलिजन में चला गया। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? लॉस लॉस 2-3 बार बोल रहे थे। तो ये जो रिंग है ना, रिंग बाहर जा रही है, तो उसमें वो पूछा था एक बार कि जैसे इसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी तो किसने डिक्रीज की है? एक्सटर्नल रीजन। अगर स्पीड किसकी डिक्रीज कर गई? जैसे जब जाएगी तो ओमेगा डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। ओमेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो इंटरनल है ना, उसने किया ना। हाँ, तो इसका मतलब वही रखना चाहिए था। हाँ हाँ, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, N1 N2, वो डिफरेंट है, तो इस पे उल्टा टॉर्क दे रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन।
पक्का समझ में आ गया? कोलिजन का ये वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही पूछा जाएगा। ठीक, अब जितने सेंटर ऑफ मास में तुमने क्वेश्चन पढ़े थे लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन रोटेशन में आ जाते हैं। याद दिलाता हूं, पहला क्वेश्चन पढ़ा था एक आदमी, ये प्लेटफॉर्म, खूब किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। आदमी इधर गया, प्लेटफॉर्म पीछे आया, तो आदमी अगर एल इधर गया तो प्लेटफॉर्म पीछे कैसे आया? कैसे करते थे हम? एक्स पीछे मान लो, पहले एक्स पीछे मान प्लेटफॉर्म को लेते हमने थे। मान लिया एक्स पीछे गया, वो L आदमी minus L को इधर भेज दिया, आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में L कितना minus गया, x L minus x और प्लेटफॉर्म x पीछे x मिल गया एक। conserve, हाँ ये पर्सन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म का। अब अगर एक आध पर्सन और होता तो हम उसका भी काउंट कर लेते, आराम से। हाँ ये बराबर इसमें हुआ। कंफर्टेबल हो। हाँ लेकिन जब इसका रोटेशन में आता है तो हम उतने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन होना है। रोटेशन का इसका क्वेश्चन बनाता हूं मैं, क्या है कि एक भाई साहब इधर खड़े थे, ठीक है, जैसा अब आपने ये भेजा था पर्सन, वैसे ही कह रहे क्या? वैसा मैंने भेजा था वही है। ये थीटा नॉट अगर इधर मुड़ा तो चूंकि मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो मोमेंट भी कंजर्व्ड है। इसमें हम क्या करते थे, सिग्मा एम आई आर आई इक्वल टू 0 ये करते थे या कांस्टेंट। तो इसमें हम करते थे सिग्मा एम आई डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, याद आया? और इसी में क्या करेंगे, सिग्मा आई आई डेल्टा थीटा आई इक्वल टू 0, मिलाया? यस सर। ओके ओके। तो अब हम इसमें क्या सोचेंगे कि ये रिकॉइल कर गया, तो हमारा चित्र अगला ये बनेगा कि हम इसको मान लें ये थीटा रिकॉइल कर गया, और ये अंकल चले गए इधर थीटा नॉट माइनस थीटा, ये थीटा इधर रिकॉइल कर गया, तो अंकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट मास ले लें, इनटू थीटा नॉट माइनस थीटा, ये रिकॉइल किया उल्टी डायरेक्शन में, तो अगर ये डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर थीटा, मिल गया थीटा। जी सर। फील करो दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। पहली एनालॉजी दिखाई मैंने। सर आपने जो उस क्वेश्चन में लिखा था कि उसमें आदमी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें थीटा रोटेट करेगा तो फिर एक और टर्म ऐड नहीं होगा? अरे तो थीटा नॉट इसके रिस्पेक्ट का हमने थीटा नॉट लिया, ये थीटा नॉट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, तभी तो हमने थीटा घटाया इसमें। नहीं तो प्लेटफॉर्म आगे का बढ़ेगा जोड़ा तो ग्राउंड के मोमेंट ऑफ रिस्पेक्ट में। इनर्शिया भी तो गिरेगा ना? क्यों गिरेगा? वो तो एज पे चल रहा है ना, वो नहीं, जो आपने क्वेश्चन भेजा तो उसमें उसमें आगे भी बढ़ रहे पेरीफेरी पे चल रहे थे शायद। मैंने क्वेश्चन ऐसा माना था, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। उसमें लिखा था टुवर्ड्स द ईच अदर मूव कर रहे हो। टुवर्ड्स ईच अदर है ना, तो टुवर्ड्स अच्छा, ईच अलोंग द अदर, सर्कमफेरेंस, ठीक है। मतलब ऐसा ही लग रहा है, ऐसा है, हो सकता है वो, मैंने सॉल्व आंसर नहीं चेक किया। नहीं वो सही है सर, वो उसमें अलोंग द सर्कमफेरेंस लिखा है। सर आपने 45 डिग्री क्यों माना था उसमें? उसमें हाँ इन्फॉर्मेशन कम पड़ रही थी तो मैंने मान लिया दोनों मिड पॉइंट पे मीट किए, बराबर एंगल गए। ठीक, चलो पहला एनालॉजी समझ में आ गई। चलो अब दूसरी एनालॉजी फिर देखो। इस पे एक आदमी दौड़ने लगता था भी मजल से, याद आया? सेम लुक, इसने भी नॉट से फायर किया मजल स्पीड से। मजल समझ गए क्या होता है? इसके रिस्पेक्ट टू गन। हाँ सर। तो इसका फाइनल आउटकम अपन कैसे बनाते थे कि इसकी स्पीड हम लेते थे v और इसकी स्पीड अब v नॉट माइनस v लेते थे। यस। तो ये अगर m है, ये कैपिटल M है, कैपिटल M है, ये m है, तो कैपिटल M भी इस तरफ इज इक्वल टू m v नॉट माइनस v इस तरफ। मजा आ गया, वेलोसिटी निकल आती थी। ये एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि एनर्जी भी तो आई है। मजल किसके रिस्पेक्ट में है? फिर से वो हमेशा मजल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है, रिलेटिव होती है। अच्छा ठीक है। यही वर्क डन बाय स्प्रिंग है, जो अंदर स्प्रिंग लगी होगी कंप्रेस होगी पहले से, या फिर एक्सप्लोसिव होगा या जो भी होगा, तो इंटरनल वर्क डन। याद आया ये? जी सर। तो जो मजल स्पीड का क्वेश्चन था, इसी की एनालॉजी मैं रोटेशन में दिखाता हूं।
इसी की रोटेशन की एनालॉजी है, ये प्लेटफॉर्म है, रोटेशनल मास है ना। इसी ने क्या किया कि यहां से एक गोली चला दी वी रिलेटिव से, इस पे एक कैनन रखी और कैनन ने गोली चला दी वी रिलेटिव से। आया समझ में? या किसी बंदे ने, कोई बंदा यहां पे खड़ा था, उसने वी रिलेटिव से फेंक दिया, वी रिलेटिव से फेंका, तो होगा क्या? पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से रिकॉइल करेगा, करेगा। और इस पत्थर की वेलोसिटी जो हम वी सोच रहे थे वो वी नॉट माइनस ओमेगा आर आएगी। जी सर। तो अब एंगुलर मोमेंटम तो पर्सन के पास, सॉरी पत्थर के पास, पत्थर का मास अपन ने लिया m, पर्सन का लिया m1, प्लेटफॉर्म का लिया m2, तो स्मॉल m v r एंगुलर मोमेंटम इसका, और उस तरफ वाला एक पर्सन का mr स्क्वायर है और एक प्लेटफॉर्म का m2r स्क्वायर है ओमेगा। आ गया समझ में? एलएचएस में आपने एक वी एक्स्ट्रा लिखा है क्या? आर है आर वो, होगा। आर। क्वेश्चन में एनालॉजी समझ में आई? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तीसरा एनालॉजी दिखाता हूं। तीसरी एनालॉजी v कॉमन, तो m1 v1 माइनस m2 v2 या प्लस m2 v2 ले लेते हैं, फर्क क्या पड़ रहा है, इज इक्वल टू m v कॉमन, एक इक्वेशन, एक हाफ रिड्यूस मास लॉस है, v रिलेटिव स्क्वायर यही लॉस है। याद आ गया? यस सर। चलो इसी का रोटेशन का क्वेश्चन ये बनेगा। एक डिस्क ओमेगा नॉट से घूम रही थी, दूसरी ओमेगा 1 से, एक ओमेगा 2 से, फाइनली ये सिस्टम एक कॉमन ओमेगा से घूमने लग गया, ओमेगा कॉमन। तो यहां आएगा i1 ओमेगा 1, i2 ओमेगा 2, i1 प्लस i2 ओमेगा कॉमन, और दूसरा आएगा हाफ रिड्यूस मास ओमेगा रिलेटिव स्क्वायर लॉस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आ गया समझ में? जी सर। बशर्ते एक्सिस कॉमन हो। सर ऐसे में सर? टाइम पूछा हो तो कैसे निकालेंगे कि कब टाइम कॉमन के आएगा? लिए टाइम निकालेंगे चेंज, जैसे इसमें तो जैसे ऊपर वाली डिस्क पे देखो कितना है, ओमेगा कॉमन माइनस ओमेगा 2 बाय अल्फा, अल्फा निकलेगा टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टॉर्क निकलेगा 2/3 म्यू एम जी। जी कैसे कैसे 2/3 इंटीग्रेशन कैसे किया? इंटीग्रेशन ट्रायंगल, ये पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। हाँ ट्रायंगल में ब्रेक कर देते हैं। जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, पूरे में लगेगा ऐसे। तो हम क्या करते, किसी भी इसको एक ट्रायंगल में तोड़ दो, ट्रायंगल के सेंटर मास पे फ्रिक्शन लगा दो। ठीक है। छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ेगा तो ट्रायंगल का फ्रिक्शन आएगा म्यू एम जी, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस आएगा 2r/3। या तुम वो dx vx पे इंटीग्रेशन करके निकालो। हाँ समझ। ट्रायंगल में क्या तोड़ा? रिंग में, रिंग में तोड़ते तो फोर्स फिर टॉर्क अलग लगाते ना, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता। वही तो बोला, रिंग में करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ट्रायंगल में तोड़ोगे तो सब एक ही डिस्टेंस पे लगेंगे, तो इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। टाइम वाइम की बात करनी हो। चलिए, जो रोटेशन वाली चीज उसमें इंपल्स कौन सी होगी, मतलब इंपल्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? फ्रिक्शन। सडन थोड़ी हुआ, टाइम लगेगा इसमें। बेहतर है, पता है मैंने इसकी एनालॉजी वैसे ज्यादा अच्छी नहीं दी, इसकी एनालॉजी होनी क्या चाहिए थी, फिगर ही बदल देता हूँ, बाकी तो कुछ जरूरत है।
अब आया समझ में? हाँ अब आ गया। ये बेहतर एनालॉजी। अब फ्रिक्शन इंपल्सिव है लेकिन बड़े टाइम के लिए। ठीक है। सीख गए? हाँ हाँ यस चलो लास्ट इसमें, अब जैसे हम करते थे इंपल्स वाले क्वेश्चन, तो इन पे अगर हमने एक गोली मार दी इसमें, तो हमें इंपल्स से सॉल्व करना पड़ता था, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। m2 m, तो हम क्या करते थे इसमें कि ये m2 और m इसी का पार्ट हो गया, इसको v माना, इसको भी हमने v माना, इस पे TDT इंपल्स इक्वेशन कैसे लिखते थे? TDT इंपल्स इज इक्वल टू, इसका लॉस कितना हुआ, mv0 माइनस m1 प्लस m2 प्लस mv, ये चला। हाँ। और नीचे TDT का इंटीग्रेशन कितना है, m1v माइनस 0, और TDT एलिमिनेट कर दूं, काम हो जाएगा। यस सर। क्योंकि ये यहां भी काम करेगा कि अगर यहां कुछ और भी फिगर दिया होता, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, थोड़ा सा ट्रिकी होता। तो यहां हम t ले रहे हैं, यहां 2t लेते, और अंतर यहां भी आ जाता, यहां 2t, यहां v/2, तो यहां by 2, यहां 2, तो ट्वाइस करके घटा देते, काम बन जाता। तो इसकी जुगाड़ याद है, बिल्कुल ऐसे ही रोटेशनल में आएगा कि जैसे ये ऐसा था, है ना। अब अगर हम इस पे कोई इंपल्स मार रहे हैं, अब इंपल्स मारने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते थे। जैसे हमने क्या किया, ये था, ये प्लेटफॉर्म था, इसको वेलोसिटी हमने दे दी v0, तो कभी ना कभी तो ये टाइट होगा। तो ज्यों ही ये टाइट होगा, उस समय इसकी वेलोसिटी ओमेगा, इसकी ओमेगा आर आ जाएगी, कांस्टेंट रिलेशन फॉलो हो जाएगा। हाँ और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है एक तरीके से, यहां हम इंपल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पे जो टी लगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन एम वी नॉट माइनस ओमेगा आर है, और डिस्क पे टी डी टी इंटू आर, इसका आई ओमेगा है। यह है समझ में, डिस्क पे कैसे लिखा। जी सर। और हाँ। इवन ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, मान लो इस क्वेश्चन में इसके पास एक ओमेगा नॉट भी होती, इसकी वी नॉट होती, तो क्या आता, आई ओमेगा या है समझ में। एंगुलर सोच इंपल्स लो अच्छे से, ये नहीं सोच लो। ये ओमेगा, LHS में एंगुलर इंपल्स है क्या? हाँ, इस सर, पे एंगुलर माइनस इंपल्स कितनी लगी, इसका एंगुलर मोमेंटम पहले इधर था, अब इधर है, क्वेश्चन आई ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा नॉट, बदल दिया माइनस मैंने, क्वेश्चन माइनस बदल दिया था। ओके क्वेश्चन फिर से देखो क्या है, क्वेश्चन में दोनों उल्टे घूम रहे हैं और एक बार एकदम से टाइट हो गए, एक ही डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया। इक्वेशन आ गई समझ। हाँ सर आ गई। दिस इज सेम एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। सर ये माइनस ओमेगा नॉट, एम वी नॉट आर वहाँ डायरेक्शन अलग। माइनस आई ओमेगा नॉट, यही था। अब कितना है, एम वी आर प्लस आई ओमेगा, सोच लो, इक्वेशन सेम है। जी सर। है। सर वैसे ये उल्टा घूमते घूमते टाइट नहीं हो सकते ना? किसी भी तरफ आ सकता था, अपने आप अपना ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा। नहीं मतलब जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया उसमें तो फिर वो ढीला हो जाए, मतलब और ही वो ढीला हो जाएगा। क्यों यार, एक बार भी ओमेगा और ओमेगा आर बराबर हो गए, अब ढीला क्यों होगा, अब तो रस्सी टाइट हो चुकी है ना। इनिशियली अपन ओमेगा नॉट उसे ऐसे घुमा रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो एंटी तो क्लॉकवाइज अभी तो अभी लूज है, पार्टिकल हम इसको इधर घुमा रहे हैं, इसको इधर, तो रस्सी टाइट होगी ना यार कभी ना कभी।
अच्छा अच्छा, उसको उधर खींच रहे हैं, ठीक है। अब वो अगर ये टर्म पॉजिटिव आ गया तो हमारी डायरेक्शन सही है, नेगेटिव आ गया तो उल्टी है। ठीक है, हाँ हाँ। तो 0 आ गई। 0 आ गई तो दोनों एक साथ रुक गए, मजा आ जाएगा। फिर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले जो आपने बनाया था, उसमें उसको सीधा कर देते तो भी सेम बनता ना, मतलब इम्पल्स लिखने के लिए डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्व कर देते। नहीं, नहीं कर सकते, एक्सटर्नल इम्पल्स है इसकी। नहीं, इसमें एक्सटर्नल है लेकिन उसमें तो नहीं थी ना, जो आपने पहले बनाया था, दो उसको सिंगल भी पुल। वैसे मत करो, वो भी गलत है करना। क्यों सर? उसमें इसकी उसमें थी, ग्रेविटी उसमें इम्पल्स इसकी होती थी, नहीं तो उसमें सीधा इसकी कर। थी, उसमें इसकी थी। सर ठीक है, ठीक, वो इत्तेफाक से सेम आता है। ठीक है समझ। तो फोर्थ का सेकंड वाले में आपने जो इक्वेशन लिखी है वो बता दो कि एक बार समझ में नहीं है। सेकंड वाला कौन सा? मतलब 4 ये है राइट फिगर, राइट में इक्वेशन लिखी है फोर्थ। रेड कलर में फिगर, रेड में इक्वेशन, रेड में। हाँ वही वही क्या है? वही ट्रांसलेशन का, रोटेशन का, चलो आसान कर देते हैं। जिसमें एरो है आपका। अरे अरे यार ये तो वही हो गया यार कि दो लोग घोड़ा लेने गए, है ना, 2 घोड़े खरीद के आए। अब वो जब घोड़ा खरीद के आए तो वो परेशान कि अरे यार अपन 2 घोड़े खरीद तो लाए, लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा कौन सा घोड़ा किसका है। नहीं नहीं सर अरे सुनो, बात सुन लो, कंक्लूजन मिलेगा उसमें कि ये पता तो चले कि कौन सा घोड़ा किसका है। तो उनने क्या किया कि एक काम करते हैं, अपन एक घोड़े की पूंछ काट देते हैं। तो उन्हें एक घोड़े की पूंछ काट दी कि अब खुश हो गए कि यार पूंछ कटा हुआ घोड़ा मेरा है, नहीं कटा हुआ तुम्हारा है। लेकिन उस कॉलोनी में रहते थे शैतान बच्चे, और रात में आए वो दूसरे घोड़े की पूंछ काट गए। अब सुबह उठे फिर दोनों की पूंछ कटी, फिर परेशान। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं एक का कान काट देता हूँ, ठीक है, एक का कान काट दिया, खुश हो गए। अगली बार रात में बच्चे कान काट गए, ऐसे उन्हें एक टांग भी काट दी, एनिमल राइट्स वाले काम ऐसे एक और कर टांग क्यों काट रहे दी, हैं? परेशान। अब लास्ट में ऐसा परेशान परेशान होते हुए कि दिमाग खराब हो गया, अरे यार छोड़ो यार, एक काम करते हैं, काला वाला तुम्हारा, सफेद मेरा। अब समझ में आया? तो सिंपल बोल दो, ट्रांसलेशन में दूसरा वाला केस। हाँ वही। हाँ चलो अब बताओ। वही बोल रहा है। एक कोई कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन ये था कि इसकी वेलोसिटी v है। अरे यार ये क्या चालू हो गया मेरा। हाँ, ये हमने एज्यूम किया था, इसकी v by 2, ये बात समझ में आ गई थी? हाँ सर। आ गई कि नहीं आई? हाँ वो कंस्ट्रेंट लगा दिया। आ गई। हाँ अब हमने क्या किया, इस पे इम्पल्स t लगेगा तो इस पे इम्पल्स 2t वाला लगेगा। तो इस पे इम्पल्स लगा t dt का इंटीग्रेशन, यहां तक ठीक है? हाँ सर हाँ। और इम्पल्स इज लॉस इन मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम सिस्टम का कितना था, mv0। अब इस सिस्टम का मोमेंटम कितना है? आया अच्छा समझ में? ठीक है, हाँ समझ गया। इसी का आया इम्पल्स इज इक्वल टू गेन इन मोमेंटम। पहले कितना था, 0, अब कितना है? हाँ ठीक है, इसका m1 भी v समझ by गया। 2 ठीक है और t dt एलिमिनेट कर दो दोनों से। ओके सर आ गया। समझ गया? हाँ समझ सर गए? हाँ हाँ। चलो, तो ये था रोटेशन। रोटेशन में इससे काम चल जाना चाहिए, वैसे ही आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा ट्रिकी आएंगे नहीं। इक्विलिब्रियम वैसे ही तुम सॉल्व कर लोगे, टॉपलिंग वॉपलिंग वाला। ठीक है, चलो तो अब तुम्हारा काम चल जाना चाहिए। अब बचा क्या रे? सर बस एक ही बता दीजिए सर, वो जो करंट कैपेसिटर, टाइम पास बचे। वो जल्दी जाए। सर जो बाइक वाला केस होता है ना, उसमें फ्रंट टायर पे फोर्स लगता है, बैक टायर पे फोर्स लगता है टॉपलिंग के केस में। जो बाइक वाला केस होता है ना, जिसमें टॉपलिंग हो रही होती है, डिपेंड करता है हाँ। पत्थर का है। तो वहां उसमें ये देखो, ये 2 बाइक हैं। अरे यार, एक ही बाइक। बाइक की है, टायर बाइक दो है। मतलब साइकिल है, बाइक मतलब साइकिल की बाइक है। कुछ हाँ भी भाई, मान दो लो, टायर क्या वाली, फर्क पड़ता है? नहीं, दो फर्क पहिए पड़ेगा वाली ना। है। 1 मिनट, हाँ अब बताओ क्या कर। एक बाइक है, मैं इसी में बना देता हूँ बाइक तुम्हारी। स्क्रीन शेयर्ड है क्या? नहीं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है, स्क्रीन है कहाँ? मिल गई। वही वाली है जो उसमें। अब तुम ये कह रहे हो तुम्हारे पास एक बाइक है, तो एक बाइक, एक पहिया ये है, ठीक है, एक पहिया ये है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है अपन को।
तो कनेक्ट कर देते हैं एक जॉइंट से, डिस्टेंस जॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस रिजिडली फिक्स है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों पे ही हम एक साथ घुमा रहे होते, जैसे ये, तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो दोनों पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा? अभी तो आएगा नहीं, जब हम फोर्स लगाएंगे तभी फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि अगर हम रोलिंग करके छोड़ दिए तो फ्रिक्शन किस बात का? ये समझ में आ रहा है? अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फिर तो स्टैटिक रहेगा, इवन टेंशन भी नहीं है, सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी। लेकिन अब मैं इसमें किसी एक पे एक टॉर्क अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं पीछे वाले पे टॉर्क अप्लाई करता हूं इस वाले पे, ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, स्लाइडर कहाँ है, ये बना दिया। अब इस पे हम टॉर्क अप्लाई करने वाले हैं। पहले मैं पॉज कर दूं, भाग जाएगा नहीं तो। एक्शन अप्लाई टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू ले लेते हैं कितनी, -1। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, क्योंकि ठीक। टॉर्क का एरो दिख गया छोटा सा ग्रीन कलर का, जी है ना। अब जब हम इस सिमुलेशन को रन करेंगे तो ये समझने की कोशिश करो कि होगा क्या, कि इस पे तो कोई हमने टॉर्क लगाया नहीं, तो रूल के हिसाब से ये सिर्फ घूमेगा ही, और अगर यहाँ फ्रिक्शन 0 होता तो ये अपनी जगह पे सिर्फ घूमता ही रहता। फील करो कि अगर हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करनी है तो बेस्ट तरीका क्या है, उसका फ्रिक्शन 0 कर दो। तो अगर मैं इसका फ्रिक्शन कर दूं 0, अब सिमुलेशन रन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। पीछे वाला टायर वहीं घूमता रहेगा, स्लिप करेगा, घूमेगा ही नहीं, आगे पे तो कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन इस पे लगता तो पीछे वाले पे तो गारंटीड फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये फील आया? अब जब फ्रिक्शन आएगा तब, ये तो हमने टेंडेंसी देख ली ना इसकी पीछे जाने की, तो पीछे वाले टायर पे तो कोई डाउट नहीं कहाँ आएगा फ्रिक्शन। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? टेंशन लगेगा, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये और mg, ये तो सभी सेंटर से पास हो रहे हैं। बट एक फ्रिक्शन होगा जो टॉप, फ्रिक्शन आएगा लेकिन फ्रिक्शन तो तब आएगा जब इसको टेंडेंसी मिलेगी। अब चूंकि ये आगे जाएगा तो ये धक्का आगे लगाएगा, तो यहाँ पे ये टेंशन दरअसल पुशिंग फोर्स होगा। एक रॉड है, ये थ्रेड नहीं है, रॉड है, और ये अगर इधर लगाएगा, अब इसकी फ्रिक्शन 0 करो, क्या होगा? इधर चला जाएगा, स्लिप होगा, ओके क्लॉकवाइज लग जाएगा। अब इसका फ्रिक्शन 0 करके देखो, तो ये बिना रोटेट किए सीधे जाएगा और ये रोल करते हुए आगे जाएगा, होगा। तो ये पॉइंट सीधे सीधे आगे खिसकेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ आएगा? पीछे। तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है F1 और F2 में कौन बड़ा होगा? F1 बड़ा होगा, अभी तो आगे जाएगा। चलो तो अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला था मैं इसका, एक मिनट, वो अपना सिमुलेशन रीलोड कर लेते हैं। सर मतलब पीछे वाले बैक टायर ने रोटेशन की वजह से आगे वाले टायर को ट्रांसलेट, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। तो अब मैं राइट साइड का भी समझ में आ जाएगा, राइट साइड का फ्रिक्शन 0 कर दूं, लेफ्ट साइड का फ्रिक्शन नॉन 0 कर दूं, है ना। टॉर्क थोड़ा कम ले लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, बना है ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो, ये मैं स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा हूं, जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये देख पा रहे हो? फॉन्ट बड़ा करूं? दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम पे गौर करो, आगे वाले पे पुशिंग फोर्स आया, और अगर हम इस सिमुलेशन को रन करेंगे तो येलो वाला ब्लॉक रोटेट नहीं करेगा। नॉर्मल बदल के फ्रिक्शन का टॉर्क है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन बदल गया। आगे वाला रोटेट क्यों नहीं कर रहा फिर से? ये समझ में आया? अरे फ्रिक्शन 0 है, तो अब जरा सोचो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी क्या है? सिर्फ ट्रांसलेट करने की। इसका मतलब अगर इस पे फ्रिक्शन में दूंगा तो किस तरफ आएगा?
पीछे पीछे की तरफ आएगा। तो अगर हम इस पे फ्रिक्शन देते हैं 0.5 तो फ्रिक्शन इस पे पीछे आना चालू हो जाएगा। ठीक है, और अब सिमुलेशन अपन रन कर लेते हैं। अभी सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। हो गया कम। इनिशियली ज्यादा इसलिए आया था क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन था। और ये तो वन वे इनिशियली ज्यादा क्यों आया था? रिलेटिव मोशन नहीं रिलेटिव मोशन हो गई थी बीच में। हाँ, रिलेटिव मोशन आ गई थी क्योंकि रोलिंग नहीं थी ना उस समय। अब देखो ये दिख रहा है कैसे आया। मैं नीचे वाले पे मोटर लगी अपनी, पीछे वाले पे लगी बस। हाँ, पीछे वाले पे मोटर लगी। तो ये वन व्हील ड्राइव है, इसमें टू व्हील ड्राइव होता तो ये कैसे बैक व्हील ड्राइव है। हाँ, अब अगर दोनों पे करते तो दोनों पे फ्रिक्शन आ गया था। इस पे कर दूं? क्या बोला बैक व्हील? बैक पीछे के पहिए पे मोटर लगी है। मोटर मतलब टॉर्क। ठीक, यही मोटर हम आगे के पहिए पे लगा देते, आगे के पहिए पे मोटर लगा देते तो फिर बोथ व्हील ड्राइव हो जाता, तो दोनों तरफ से टॉर्क एक ही डायरेक्शन में लगता। बट ये इंश्योर करना पड़ता है दोनों पे टॉर्क इक्वल लग रहा है ना। a/2 कर दिया। देखा दोनों पे फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में आ गया। तो ये हमारी 4 व्हील ड्राइव हो गई। दो ये हैं, दो पीछे हिडन है जो दिखते नहीं पीछे वाली ज्यादा है। आ गया समझ? फ्रिक्शन ज्यादा और कम नहीं आया, मतलब येलो वाले में पहले कम क्यों आ रहा था? नहीं, वो रेडियस सेम नहीं है, सब कुछ सेम नहीं है, सिमेट्री नहीं है, आगे पीछे सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नहीं, पर आपने ऐसे बोला ना कि ब्लू वाले में ज्यादा आना चाहिए था तभी वो ज्यादा रोटेट मैंने करता। कुछ नहीं बोला। मतलब अब दोनों पे सेम डायरेक्शन में फर्क, सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। सर मतलब हम वो क्या बोलते हैं टू व्हील ड्राइव में हम सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से लेते हैं तो हमें वर्क कम करना पड़ता है। देखो ये फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में। हाँ, ये 4 व्हील ड्राइव है क्योंकि मोटर दोनों पे। अगर पीछे का फ्रिक्शन हम 0 कर दें तो क्या होगा? टॉर्क कर दें, सॉरी 0। अब देखो डायरेक्शन समझ आई, पलट गई, इसकी पीछे हो गई। देखो ब्लू वाले की। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेंगे। हाँ, पीछे स्केल और बढ़ा देता हूँ, अब दिख जाएगा पीछे। देखो पीछे दिखा सर। ब्लू वाला दिखा मतलब सर ब्लू वाला फ्रंट व्हील बन जाएगा और येलो वाला रियर। हाँ, एक तरीके से उल्टा हो गया। हाँ बिल्कुल, तो उल्टे चलेंगे मतलब गाड़ी नहीं, हर उल्टे जिस तरफ घुमाओगे जाएंगे तो उसी तरफ। ये क्वेश्चन ऐसा हो, इसको उठा के इस तरफ रख दो। लो, अब सिमुलेशन रन कर दो। अरे यार, ये सिलेक्शन अभी भी है। अब देखो ये केस हो गया। हो गया, पलट दिया तो समझ गया क्या था कॉन्सेप्ट? कि जिस टायर को हम घुमा रहे हैं उस पे हम प्योर रोटेशन दे रहे हैं, तो उसकी टेंडेंसी इधर है तो उस पे फ्रिक्शन पक्का आगे। और ये फ्रिक्शन इसको पुश करेगा तो इस पे रोटेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस पे ट्रांसलेशन ट्रांसफर हो रहा है। और वो इसको रोटेशन कौन क्रिएट कर रहा है? ये फ्रिक्शन। क्योंकि अगर ये रोटेशन ट्रांसफर कर रहा होता तो म्यू 0 रखने पे आगे वाला पहिया भी मूव करता, रोटेट करता। यहां म्यू 0 कर दिया था तो रोटेट नहीं कर रहा था ना आगे वाला पहिया। इसका मतलब ये इस पे ट्रांसलेशन ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे पुश कर रहा है। रोटेशन तो ये फ्रिक्शन ट्रांसफर कर रहा है। आखिरकार सीख गए। सर नीले वाले टायर पे फ्रिक्शन होगा वो पॉजिटिव वर्क करेगा ना, मतलब नीले वाले टायर पर। किस केस में? इसी केस में कि जब है ना फ्रिक्शन, मतलब क्योंकि सर फ्रिक्शन को घुमाने में हेल्प कर रहा है तो फिर फ्रिक्शन ने, हाँ तो फ्रिक्शन ट्रांसलेशन में रोक रहा है, रोटेशन में फ्रिक्शन का वर्क तो 0 है यार। रोल कर रही है चीजें। अच्छा, वो तो स्टैटिक है। बस एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे ऐसे तो। हाँ, रोटेशन में मदद कर रहा है क्योंकि ऐसे घूम रहा है फ्रिक्शन, ऐसे ट्रांसलेशन में आगे जा रहा है फ्रिक्शन पीछे है। एक को रोकेगा, एक को सपोर्ट करेगा। रोलिंग में नेटवर्क डन 0 होगा। हो गया प्रूफ? हाँ सर। हाँ जी सर।
सर ब्रेक लगाते हैं तो आगे वाले टायर पे फोर्स लगेगा, पीछे वाले पे? ब्रेक दोनों पे लगाओगे तो दोनों पे पीछे आएगा, एक पे लगाओगे तो एक पे पीछे, एक पे आएगा। जिस पे ब्रेक लगाओगे उस पे पीछे आ जाएगा। ओके। सोचो ना, ब्रेक लगाया हमने, रोटेशन रोक दिया। ब्रेक लगाने से हम ट्रांसलेशन नहीं रोकते हैं, ट्रांसलेशन तो फ्रिक्शन ही रोकता है। हम ओके जी सर। ब्रेक से सिर्फ हम रोटेशन रोकते हैं, ट्रांसलेशन रोकने का काम फ्रिक्शन है। मतलब स्मूथ सरफेस पे तुम कुछ भी कर लो, रुकेगा नहीं। ओके सर, समझ गया। क्लियर? क्लियर सर। अच्छे से बंद कर दो इसको। सर एक क्वेश्चन था उसमें आया था। हाँ बोलो। वो एक बार आप देख लीजिए, टेलीग्राम पे भेज दो। अब नहीं है कोई क्वेश्चन। तो ये था कौन सा? सर, ये एनसीईआरटी में पढ़ा था 17th वाला। जीनर ब्रेकडाउन हेवीली डोप्ड होता है, ये बात तो बिल्कुल। हाँ सर, वो ठीक है, हेवीली डोप्ड तो होता ही है, लेकिन डिप्लीशन रीजन वाइड नहीं होता। एनसीईआरटी में ऐसे कह रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन लो होगा। क्यों? हम क्या कर रहे हैं, मतलब जब उसका वो क्या चालू हो जाएगा, ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। ब्रेकडाउन के बाद डिप्लीशन रीजन ना के बराबर बचेगा। जीनर ब्रेकडाउन रिवर्स बायस होता था। नहीं तो रिवर्स होने के बाद जब ब्रेकडाउन हो गया, अब काय का डिप्लीशन रीजन? अब ब्रेकडाउन के बाद तो डिप्लीशन रीजन खत्म ही हो गया, वो कंडक्ट करने लग गया, फॉरवर्ड की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो ठीक है, मतलब जीनर डायोड लिखते तो वाइड आता। नहीं, जीनर, हाँ मतलब वो कह रहे हैं जीनर मेनली फंक्शन कब करेगा, जब कंडक्ट करना चालू कर देगा। रिवर्स ब्रेकडाउन में तो फंक्शन जब कंडक्ट करना चालू कर देगा तब के लिए बात चल रही है डिप्लीशन रीजन की। क्योंकि रिवर्स बायस में अगर कंडक्ट करना चालू नहीं किया तो वाइड आएगा। कंडक्ट करने के बाद का बोल रहे होंगे। ठीक है। वैसे भी वाइड डिप्लीशन रीजन। ओके हाँ, लैंग्वेज बड़ी अजीब थी। हाँ सही है, इसका 2 है और 4 भी दे सकते थे अगर वो उस समय की बात चल रही। सर हेवली डोप्ड कैसे देगा? हम चाहते हैं अच्छा खासा कंडक्टिंग हो, जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना कंडक्टिंग होगा। सर उतना डिफिकल्ट नहीं होगा उसको तोड़ना? किसको? ब्रेक डाउन करना उसी डायोड को, जितना ज्यादा डोप्ड होगा उतना। अरे तो ब्रेक डाउन करना तो बहुत, अरे सेवरल वोल्ट के होते हैं नॉर्मली डायोड का ब्रेक डाउन। एनसीईआरटी में लिखा था कि पी और एन ज्यादा हेवीली डोप्ड होते हैं, इसलिए उसका डिप्लीशन रीजन नैरो होता है। हाँ, ऐसे कुछ लिखा था उसमें। जीनर डायोड की प्रॉपर्टी होती है वो शायद। हाँ तो जीनर डायोड की, तुम जो कह रहे हो ना, नॉर्मल डायोड का जो वो रिवर्स ब्रेकडाउन है, वो जैसे मान लो 150 वोल्ट पे आया, हमारे डिवाइस करने 6 वोल्ट पे काम, तो नॉर्मल डायोड कहाँ काम करेगा? डोपिंग बढ़ाते हैं सो दैट इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम आए। मतलब जो हम यूज करते हैं 6 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसा आ जाए। ठीक है चलो सर, पर इसमें मतलब मुझे भी डाउट था, ये जब जैसे ही ड्रिफ्ट करंट जाना चालू होता है, मतलब जो जीनर ब्रेकडाउन में होता है, तब वो डिप्लीशन रीजन कम होना चालू हो जाता है ना? हाँ नहीं, अगर रिवर्स बायस में है और ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो डिप्लीशन रीजन ज्यादा है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो डिप्लीशन रीजन फिर गिर जाएगा। क्योंकि अगर डिप्लीशन रीजन बचा रहा तो रेजिस्टेंस हाई बना रहेगा ना। जो रेजिस्टेंस का डिप्लीशन रीजन पे तो था क्या, वो तो जैसे अपन आई ड्रिफ्ट लगाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता है ना डिप्लीशन रीजन तो। हाँ तो कम होता है, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन हो गया तब कितना कम हो गया? जितना कम हो जाएगा उतना अच्छा ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है।